आज के अंक में हमारा चर्चा का मुख्य विषय होगा कृषि शिक्षा, कृषि संबंधी योजनाएं और कुछ नई तकनीकें। इस संबंध में आपको जानकारी देने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और हमें दिशा दिखाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार कुमावत। महेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबी की फसलें पक चुकी हैं और कटाव की ओर है, तो ऐसे में किसान जायद की फसल लेने के लिए अब तैयार हो रहा है। किसान भाई को क्या करना चाहिए, उसे किस तरह से अपनी खेती की अब नई शुरुआत करनी चाहिए, तो महेश जी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो किसान भाइयों, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा सवाल किया गया है कि अब रबी की फसलें कटाई की ओर है। जो गेहूं, चना, इनमें आखिरी सिंचाई का काम चल रहा है। सरसों की कटाई हो भी चुकी है। अब रबी की कटाई होगी, उसके उपरांत हमें क्या करना है और क्या क्या योजनाएं बनानी हैं। देख, किसान भाई बोलते हैं कि बाढ़ आने से पहले ही पाल बांध लेनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे गेहूं की कटाई हो गई, सरसों की कटाई हो गई, इसके अलावा चने की कटाई कर रहे हैं। गेहूं और जौ की कटाई में भी समय है, तो हमें ये सोचना होगा कि ये कटाई उपरांत हमें क्या करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, हमारे पास में रबी और खरीफ के बीच में 2 से 3 महीने का समय होता है। उस समय का हम कैसे उपयोग करें, तो उस समय के दौरान हम जायद की फसलें ले सकते हैं। तो जायद की फसलें लेने के लिए हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा। सामान्यतया जायद की फसलों के रूप में बैसाखी मूंग लेते हैं। वो उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का बाजार से मूंग लेना होगा और उसकी बुआई की तैयारी अभी से करनी होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, बरसात से पहले मई और जून के महीने में जानवरों के चारे की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें चारे वाली फसलों उगाने के लिए भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी गुणवत्ता युक्त चारे के बीज लेके और उसकी बुआई की हमें तैयारी करनी है। इसके साथ साथ जो रबी की फसलें पक रही है, जैसे गेहूं है, जो है, उनमें आखिरी सिंचाई करते हुए हमें कार्य करना है और मौसम को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी है। मुख्य रूप से जीरे की फसल का बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तन के कारण इसमें बीमारी आने के चांस रहते हैं। महेश जी, अब हमारे किसान जायद जी। की फसल लेने की ओर है, तो ऐसे में मिट्टी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे किसान भाई कैसे पहचान पाएंगे कि उनकी मृदा या उनकी भूमि बहुत अच्छी है? अगर कहीं कोई खराबी मिट्टी में अगर है, तो कैसे पता लगाएं, किस तरह जांच कराएं, इस पर भी ज़रा प्रकाश डालें। किसान भाइयों, वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं कि अपन भूमि से बहुत ज़्यादा उपज ले रहे हैं, लेकिन भूमि के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं ले पा रहे। तो भूमि के स्वास्थ्य का हम कैसे मालूम करें कि भूमि का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है? तो इस हेतु हमें मृदा का नमूना लेना होता है और मृदा का नमूना लेने के उपरांत उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही हमें आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारी भूमि में किस तत्व की कितनी कमी है, पोषक तत्व ज़्यादा है, कम है, भूमि की पानी सोखने की क्षमता क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है। तो उसकी यदि अपने पास जानकारी होगी, उसकी जन्मपत्री होगी, उसी के अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। अब किसान भाइयों, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मृदा का नमूना किस खेत से लेवें, कब लेवें और इसकी जांच कहाँ करवाएं। तो सामान्यतया एक नियम होता है कि जिस खेत में हमें बुआई करनी है, अगली फसल लेनी है, उस खेत में से 4-5 जगह से मिट्टी का नमूना कलेक्ट करके उसको ग्रुप के रूप में इकट्ठा करके और 100 से 200 ग्राम के बीच में नमूना एकत्रित करके उसको जांच जो लेबोरेटरी है वहाँ भेजना होगा और वो जांच रिपोर्ट लेबोरेटरी से उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की तैयारी करेंगे। अब किसान भाइयों, सवाल ये उठता है कि मृदा नमूने के कितना खर्चा आएगा, उसकी रिपोर्ट कब मिलेगी। तो सामान्यतया राजस्थान सरकार और भारत सरकार प्रति नमूना 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लेती है और उसकी जो नमूना रिपोर्ट है वो लगभग 2 दिन से लेकर 7 दिन में किसान भाइयों को उपलब्ध करा दी जाती है। और इसके अलावा किसान भाइयों, यदि अपनी भूमि में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, उसमें कोई कमी है, तो अपन जिप्सम रिक्वायरमेंट के लिए भी उसकी जांच करवा सकते हैं। इसके साथ जो सिंचाई का पानी होता है उसकी भी जांच कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिंचाई देते हैं तो उसमें भी खारापन रहता है, लवण रहते हैं, तो लवणों की जांच भी अपन करा सकते हैं। तो मृदा और पानी दोनों का नमूना अपन जो भी आपके नज़दीकी लैब है उसमें ले जाकर जमा करा सकते हैं, या आपके क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके माध्यम से भी आप संबंधित जिले में लेबोरेटरी में उसको जमा
करा सकते हैं। महिषी आजकल खेती बाड़ी एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हो जी। रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा युवा इस खेती व्यवसाय की बागडोर संभाले। और हमारे किसान भाई जो कि खेती कर रहे हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जी। एक किसान अपने बच्चे को किस तरह शिक्षा दिलवा सकता है। हम सामान्यतया देखते हैं कि उद्योगपति का बच्चा होता है वो उद्योग में ही जाता है, फिल्म मेकर का बच्चा होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे किसान भाई ये चिंतित रहते हैं कि खेती किसानी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बच्चा यदि खेती किसानी की शिक्षा लेता है तो उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उसकी चिंताएं रहती है। तो वो कृषि शिक्षा कहाँ से दिलवाए? तो किसान भाइयों, सामान्यतया 10वीं कक्षा करने के बाद में जो 10+2 का कोर्स होता है उसमें कृषि विषय को चुन के एग्रीकल्चर विषय दिला के पढ़ाई करवाई जा सकती है। तो इसमें एक कृषि का विषय होता है और दूसरे विषय भी होते हैं, लेकिन कृषि मेन विषय चुन के पढ़ाई कर सकते हैं। तो अच्छी कृषि संस्थानों के बारे में भी आप कुछ जानकारी दें। देखो, सामान्यतया यह है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग शिक्षा बोर्ड होते हैं। तो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें 10+2 का कोर्स कराया जाता है। 10+2 का कोर्स कराने के बाद में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय हैं वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें कॉलेज लेवल में दाखिला होता है। कॉलेज लेवल में दाखिला लेने के लिए 10+2 लेवल में कृषि विज्ञान सब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है। जी। इसके अलावा अब आपने बात पूछी कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिससे बच्चे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका अलग से कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लगता है। उसमें जो मेरिट आती है उसके अनुसार बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है और ये 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ऑनर्स डिग्री मिलती है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो भारत सरकार का संस्थान है वो भी एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है। तो उसमें ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बच्चों का दाखिला होता है। जी। तो देखा किसान भाइयों आपने कि कृषि के क्षेत्र में भी आपके बच्चे का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो ये तो रही एक सामान्य शिक्षा की बात, लेकिन वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण भी महिषी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो क्या कृषि विभाग की कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा सकता हो? अपने जैसे अभी पहले चर्चा की कि 10+2 में जो बालिकाएं सीनियर लेवल पे पढ़ती है उसमें राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति देती है। तो उसमें प्रत्येक बालिका जो 10+2 में एग्रीकल्चर विषय लेकर पढ़ती है उसको 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा कोई बालिका कॉलेज में पढ़ना चाहती है तो उस बालिका को कॉलेज शिक्षा लेने के लिए बीएससी और एमएससी करने के लिए 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसमें किसान की बच्चियां पढ़ेगी तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसान की बच्चियां डॉक्टरेट करना चाहती है और उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, पीएचडी करना चाहती है, तो उसमें राजस्थान सरकार 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से छात्रवृत्ति देती है। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है जिससे बालिकाएं एग्रीकल्चर विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकती है और अपना उच्च मुकाम हासिल कर सकती है। महेश जी, तो आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी कि बच्चे एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेशन प्राप्त करके सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी आगे ब्राइटन बना सकते हैं। लेकिन कृषि शिक्षा पाने के बाद बच्चे किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपना किस तरह से वो योगदान दे सकते हैं, इस पर ज़रा आप प्रकाश डालें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब जैसे 10+2 में बच्चों ने कृषि विषय से यदि पढ़ाई करी है तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बन सकते हैं, जो साल 2 साल में या समय उपरांत जैसे वैकेंसी खाली होती है वो पोस्टें निकलती रहती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर होते हैं या एमएससी एग्रीकल्चर होते हैं, तो ग्रेजुएट लेवल पे सहायक कृषि अधिकारी के पद होते हैं, उस पे किसानों के बच्चे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी कई कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर इनपुट किसानों के बीच में सेल करती है, उस कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी किसानों के बच्चे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो जा सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन लिए हुए जो लड़के हैं वो एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हो,
वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कृषि सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकलती है, सहायक कृषि अधिकारी की पोस्टिंग निकलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो सब वास्ट एरिया है जिसमें किसान के बच्चे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है नौकरी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हम बात कर रहे थे कृषि शिक्षा के बारे में। शिक्षा के उपरांत बच्चे किस किस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं, अपनी आजीविका को स्मार्टली चला सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नई तकनीकों के बारे में। आजकल हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो कृषि के क्षेत्र में भी आ रही हैं। तो हम महेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। देखो, हम रात दिन देखते हैं, समाचार मीडिया में भी देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखते हैं, ज़्यादातर काम ऑनलाइन होने लग गए। तो खेती किसानी में भी जो राज्य सरकार कई स्कीमें योजनाएं चलाती है, वो राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से हम उनकी योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं, और राज किसान साथी जो पोर्टल है उसके माध्यम से हम फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नाम आता है। इससे क्या होता है कि खेती किसानी को बहुत ही बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का खेती में अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो हमारे रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। जैसे हमें ये मालूम पड़ पाएगा कि भूमि की क्या स्थिति है, यदि ओलावृष्टि हुई है तो उसके बारे में तुरंत हम सूचना जो उच्चाधिकारी है या सरकार के नुमाइंदे उन पर पहुँचा पाएंगे। इसके अलावा मान लो कोई टिड्डी दल आ गया या और कोई रोग आ गया, तो हम उसकी फोटोग्राफी करके या इंटरनेट के माध्यम से या मेल के माध्यम से हम स्प्रेड कर सकते हैं, और उसकी जानकारी जो विषय विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, नज़दीकी विश्वविद्यालय के सेंटर हैं, वहाँ से जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। इसमें हमें मैनुअल का कार्य नहीं करके डिजिटल जो माध्यम है उनका बेस्ट उपयोग करते हुए खेती किसानी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। महेश जी, हमारा किसान बहुत मेहनती है, दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता है, अपनी फसल उगाता है, और कई बार जाने अनजाने में उसकी खड़ी की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है जानवर के जरिए, जिसे हम रोजड़ा भी कहते हैं, नीलगाय भी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में अपने नुकसान की भरपाई के लिए विभाग के पास, सरकार के पास क्या स्कीम है? आप हमारे किसान भाइयों को दिशा निर्देश दें। एक राजस्थान सरकार की स्कीम चलती है कांटेदार बाड़ योजना। इस कांटेदार बाड़ योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत के चारों ओर वायर फेंसिंग करा सकते हैं। तो ये वायर फेंसिंग कराने के लिए किसान को राजस्थान सरकार 40,000 रुपये या वो जो फेंसिंग लगाते हैं उसकी लागत का 50% तक अनुदान दिया जाता है। अब किसान भाइयों, सवाल ये उठता है कि एक किसान को कितना अनुदान मिलता है? तो एक किसान को 400 मीटर तक का अनुदान दे है। अब इसमें कौन पात्र है किसान जो इसको अपने खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं? तो किसान भाइयों, ये जो योजना है ये कम्युनिटी बेसिस पे है। इसमें कम से कम 3 किसान होने चाहिए जो अपने खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कराएं। यानी 3 किसानों के हिसाब से 400 इंटू 3 1200 मीटर तक का वो फेंसिंग लगा सकते हैं, और किसान को जमीन के आधार पर ही उनको अनुदान मिलता है। यदि किसी किसान का 400 मीटर से कम है तो उसको उसकी शेयर के आधार पर अनुदान दिया जाएगा, और जो अनुपातिक आधार पे होगा। इससे फायदा ये होगा कि जो जंगली जानवर है, जंगली गायें हैं, जंगली और भी कैसे जो एनिमे हैं, जो फसलों के शत्रु हैं, उनसे बचाव मिलेगा और किसान अपनी पूरी फसल ले पाएगा। तो किसान भाइयों, इस योजना का आप अवश्य फायदा लें। तो ये बात तो हुई आपकी फसलों में जानवरों के द्वारा हुए नुकसान की भरपाई की, लेकिन किसान भाइयों, कई बार ऐसा भी होता है कि खेत में काम करते समय आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या फिर खेत से मंडी जाने के दौरान कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी छोटा हादसा तो कभी बड़ा हादसा। तो महेश जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि इस तरह के हादसे हो जाने पर हमारी सरकार किस तरह उनको सहायता देती है, और अगर ऐसा कोई सहायता का प्रावधान है तो हमारे किसान भाई कहाँ और किस तरह से अप्लाई करें? खेती किसानी करते समय यदि किसी भी कारण से, जो खेती किसानी करते हुए किसी भी कारण से यदि दुर्घटना हो जाती है, तो एक राजीव गांधी कृषक साथी योजना है,
जो कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसमें किसान को मंडी प्रांगण में अपना माल बेचते समय या खेत से मंडी तक जाते समय या आते समय किसी प्रकार की दुर्घटना का यदि शिकार हो जाता है और ये भगवान ने चाहे यदि उसकी मौत हो जाती है, तो उनके जो पीछे उनसे निर्भर जो व्यक्ति हैं उनको सहायता देने के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान मृत्यु होने की अवस्था में सरकार देती है। इसके अलावा खेती किसानी करते समय यदि अंग भंग हो जाता है तो 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी ये है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये अनुदान हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका हमें पंचनामा कराना होता है और एफआईआर भी रोज करानी होती है। तो जिससे क्या है, हमारे पास ये प्रूफ डॉक्यूमेंट हो जाते हैं और जब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो जो संबंधित मंडी कार्यालय है या जो मंडी का क्षेत्र है वहाँ पे जो मंडी सेक्रेटरी है उस कार्यालय में अपना जो यह प्रार्थना पत्र हम दायर कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि सभी जो प्रपत्र है वो प्रॉपर फॉर्म में हो और समय पे वो वहाँ पे मंडी सचिव कार्यालय में जमा करवाए जा सके, तभी ये अनुदान मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, ये तो हुई हादसों की बात, नुकसान की बात, और अब हम करना चाहेंगे अनुसंधान की बात। हमारे कई किसान भाई हैं जो कृषि के क्षेत्र में शिखर छू रहे हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं। हम उन नवाचारों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। महेशी, अगर हमारे कोई किसान भाई कृषि के क्षेत्र में कुछ नया लेकर के आते हैं, कुछ नई उपयोगी चीज़ लेकर के आते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें किस तरह राशि प्रदान करती है? और अगर किसी किसान ने कोई नवाचार किया है तो उसके लिए वो कहाँ अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करे ताकि वो सरकार की रोशनी में आ सके और सरकार से लाभ ले सके? इसमें कि जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उनको यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बहुत भी अच्छी तरह से कार्य करेंगे, खेती किसानी बहुत बेहतर ढंग से करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेंगे। जैसे एक अच्छा खिलाड़ी होता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार से जो नवाचारी किसान होते हैं उनको भी राज्य सरकार पुरस्कार देती है। इसमें पुरस्कार की 3 कैटेगरियाँ होती है, एक तो राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर और तीसरा होता है पंचायत समिति स्तर पर। राज्य स्तर पर 10 किसानों को प्रति ईयर पुरस्कार दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी खोज करते हैं, जो दूसरे किसानों के लिए भी लाभकारी होती है। तो उन 10 किसानों को, प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है राज्य स्तर पर। इसके अलावा जिला स्तर पर 330 किसानों को पुरस्कार दिया जाता है जो नवाचार करते हैं अपने ज़िले में। तो उसमें 25,000 रुपये प्रति किसान को पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा पंचायत समिति लेवल पर 1475 किसानों को 10,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से अच्छा नवाचार करने पर पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार होता है वो आत्मा योजना अंतर्गत दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो अच्छे किसान भाई हैं जो अपना नवाचार करते हैं उसके सभी प्रपत्र तैयार करके, जिसमें फोटोग्राफी भी हो गए, जो खेत में कौन सी फसल ली है उसके वो भी हो गई, और सभी अपने संपूर्ण बायोडाटा के साथ में, और जो सहायक उपनिदेशक कृषि आत्मा का जो ऑफिस होता है जिला स्तर पर, वहाँ पर वो अपन पुरस्कार के लिए फार्म अप्लाई कर सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दूसरे किसान भी पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में लगें और अच्छे इनोवेशन हो और खेती किसानी में फायदा मिले। महेशी, जैविक खेती के लिए भी सरकार प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि देती है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि किसानों को दी जाती है। इसमें जो अच्छे 3 किसान होते हैं जो अच्छी जैविक खेती करते हैं उनको 3 किसानों को 1 लाख रुपए प्रति किसान के हिसाब से पुरस्कार राशि राज्य स्तर पर दी जाती है।